सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला फीचर आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स दिए गए हैं। Indian constitution has incorporated various articles by taking inspiration from various constitution around the world. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर करके बनाया गया है। आइए अब जानते हैं वो लेंदी क्यों है, वाई इज इट सो लेंदी। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लेंदी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी आर्टिकल्स नेसेसरी हैं, वो सबको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबल करना था। क्योंकि इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं, सब कुछ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी बनाया गया ताकि उसमें सब कुछ इंक्लूड किया जा सके। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए जैसे स्टेट्स लाइक असम, मिजोरम और नागालैंड को, और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी इंक्लूड किए गए। और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही तो पूरा रिजिड है टोटली कम्प्लीटली, या फिर पूरा फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है, इन दोनों का मिक्सचर है। आर्टिकल 368 में दो तरीके की अमेंडमेंट दी गई हैं। फर्स्ट, अमेंडमेंट थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड अ मेजॉरिटी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। Second, some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half the states. इसलिए कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा थर्ड फीचर आता है फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी बट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। फेडरल सिस्टम होता है जब सारी पावर जो है स्टेट में बांट दी गई होती है, सेंट्रल का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है। और यूनिटरी सिस्टम होता है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है फेडरल सिस्टम का भी और यूनिटरी सिस्टम का भी, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी पावरफुल है, दोनों को अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूनिटरी और फेडरल फीचर्स दोनों इन्वॉल्व करता है। अगला फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने ये प्रेफर किया कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो। अवर न्यूली क्रिश्चियन डेमोक्रेसी कुड नॉट अफोर्ड एनी कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दिस कुड ओनली हैपन ओनली व्हेन दे वर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी हर एक ग्रुप को इंडिपेंडेंट बनाया गया एक दूसरे से, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, but he exercises the executive power vested in him in accordance with the advice of the Union Council of Ministers. The real executive power thus vests with the Council of Ministers with the Prime Minister as head. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. अगला हमारा फीचर आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ की रक्षा करना, जस्टिस की रक्षा करना। देश में सभी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, उनका पालन किया जा रहा हो और अच्छे से उन्हें एनफोर्स किया जा रहा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर किया कि जुडिशरी को, इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और अनबायस बना सके। देर आर वेरियस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। नंबर वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज इंडिपेंडेंट एंड देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। Second, the tenure of judges is secured. Third, the removal of judges from their tenures must also be based on the constitutional provisions. अगला हमारा फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गई हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। नंबर 1, आर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में इन्हें दिया गया है। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। Fifth, cultural and educational rights, Article 29 and 30, and sixth, right to constitutional remedies, Article 32. अगला हमारा फीचर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 में दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल वाइल मेकिंग एनी न्यू लेजिस्लेशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें DPSP भी कहा जाता है, इज सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दे आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दैट हैव टू बी फॉलोड वाइल फ्रेमिंग न्यू लेजिस्लेशन बाय द स्टेट। यानी ये कोई कंपल्शन नहीं है इन्हें फॉलो करना, लेकिन हाँ, ये स्टेट को ये कहते हैं कि जब भी आप कोई नया लॉ बनाएं, इनको ध्यान में रख के बनाएं।
अगला हमारा फीचर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्वर्ण स्विंग कमेटी जो बनाई गई थी 1976 में, उन्होंने लिस्ट ऐड करी 11 फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 4A में दी गई है एंड आर्टिकल 51A में दी गई है। स्वर्ण सिंह कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1976 आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 विच रिकमेंडेड एडिंग अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड अबाइड बाय। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक कंपल्शन नहीं है, बस एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। एंड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज वन कैन नॉट मूव टू कोर्ट इफ समबडी इज नॉट ऑब्लाइजिंग इट्स ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला हमारा फीचर आता है सेक्युलरिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट, दैट इज इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स, यानी इंडिया में सारे धर्म एक समान है, कोई भी अलग नहीं है, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इट ऑल्सो डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, किसी को भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है इंडिया के लिए। द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म connotes a complete separation between religion and the state. The concept is inapplicable in the Indian situation where the society is multi-religious. ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंडियन सोसाइटी में अप्लाई करना, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धर्म और रिलीजन्स हैं। आज का हमारा आखिरी फीचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट सफरेज अलाउज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अबव 18 ईयर्स द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी जो भी 18 साल से ऊपर के सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें वोट करने का अधिकार है। एनी एडल्ट हु इज़ एलिजिबल टू वोट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। जो भी वोट कर सकता है अपनी लीगल एज के हिसाब से, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए उनके बीच में कि वो जेंडर कौन सा है उनका, या कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सी है। पहले इंडिया में वोटिंग एज 21 हुआ करती थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1988 भी कहा गया है, उसमें 21 से 18 कर दी गई थी वोटिंग एज। आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दिस राइट। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में जाकर जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नए लीगल टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।